नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। कांग्रेस के नेता बीजेपी को लेकर काफी गुस्से में दिखे। राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी से बेहद नाराज दिखे। जयपुर के मंच से कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मोदी और अमित शाह को चुनौती दे डाली। गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने जो लड़ाई अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए लड़ी थी, वही लड़ाई अब बीजेपी के साथ लड़ी जाएगी। कांग्रेस की लड़ाई बहुत पुरानी है। जब देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस के रूप में ये अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम करते थे। आपको याद होगा 1947 में आजादी मिली और 1948 के अंदर ये नाथूराम गोडसे इन्हीं की विचारधारा का व्यक्ति था, जिसने गांधी जैसा 80 साल का बुजुर्ग नेता, जिसने इस देश को अहिंसा के रास्ते पर ले जाके आजादी दिलाने का काम किया, और इस आदमी ने गोडसे ने गोली मारने का काम किया। उस वक्त भी एक अंग्रेज ने लिखा था कि महात्मा गांधी जैसे नेता को कोई गोली मारने वाला व्यक्ति ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई नरभक्षी है। ऐसा आदमी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, वो काम नाथूराम गोडसे ने किया। आज उसी विचारधारा को आगे मोदी और अमित शाह बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, कभी राहुल गांधी जी को जेल भेजने का काम करते हैं, कभी ये झूठा मुकदमा लगाने का काम करते हैं। जब ये जेएनयू में जाते हैं तो इनको राष्ट्रद्रोही बनाने का काम करते हैं। जब ये राफेल की बात उठाते हैं तो इनको मुकदमा लगाने का काम करते हैं। साथियों, हमें कहते हुए घमंड है कि आज महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर इस राहुल गांधी को इन्होंने जो पप्पू बनाने की घोषणा की, और उन्होंने कभी भी 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा की। राजस्थान में भी 500 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद 6000 किलोमीटर बसों में यात्रा की। और आज हमें कहते हुए खुशी है कि मोदी ने जो नारा दिया, अब की बार 400 पार, इन्होंने, हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश, पूरे भारत के अंदर इंडिया गठबंधन ने इनको 240 पे लाके छोड़ दिया। अब इन्होंने बौखला कर पहले कभी ईडी को आगे किया, कभी इन्होंने मीडिया को आगे किया, और आज पूरे केंद्र में ठीक का संयम चीरे 94 एमपी इनके अंदर जो बने हुए सारे के सारे अपराधी लोग हैं। केंद्र में अपराधी लोगों का एक गिरोह बन चुका है, और जो गृह मंत्री है वो तरी पार रहा है। इसलिए साथियों, हमें दोबारा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज महात्मा गांधी, आज उनकी डेथ होगी 1948 में, लेकिन गांव गांव में मूर्ति आपको महात्मा गांधी की मिलेगी, जगह जगह विचारधारा महात्मा गांधी मिलेगी। इसलिए मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, अब ये गिरता हुआ पेड़ है भारतीय जनता पार्टी का। आज ये 400 की जगह 240 पे आ गए, और बैसाखी के सारे सरकार चल रही है। राहुल गांधी ने नारा दिया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। उन्होंने ये भी कहा है, कभी भी डरो मत। वो हमेशा टकराने की नीयत रखते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी को। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में कि जब मेरा स्पीच हो, मोदी एक बार पार्लियामेंट में बैठ के बता दे, उसकी हिम्मत नहीं है बैठने की। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जब भी वो बोलने खड़े होते हैं तो उन्होंने एक बार कहा, मोदी जी मेरे से आंख मिलाओ, अगली बार आपको गुजरात में हराने का काम करेगी। इसलिए साथियों, इस बार अभी मैंने बुलाया हमारे आपके अध्यक्ष जी जो आपके बीच में विराजमान है। इस 15 तारीख को हमने डूंगरगढ़ के घिरणी गांव में 25,000 किसान हमारे डोटासरा जी का स्पीच सुनने के लिए आए। इसलिए ऐसे अध्यक्ष को तालियां बजा के स्वागत कीजिए। और डोटासरा साहब, बीकानेर में 8 विधानसभा है, आप जिस विधानसभा का कहोगे, हम आपसे पहल लेके जा रहे हैं कि मोदी के खिलाफ इनको उखाड़ने के लिए, इनको नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी कोई भी मीटिंग होगी 15 और 20,000 के बीच में नहीं होगी। ये भी मैं संकल्प लेके जा रहा हूं। 5 साल नहीं बैठेंगे, और जब तक ये भाजपा और आरएसएस को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। आप तो आगे बढ़ते जाइए। हमारा राहुल गांधी, हमारा नेता मजबूत है,
हमारा नेता अशोक गहलोत मजबूत है, हमारा नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके लिए लोग आजकल जो है इंतजार में बैठे रहते हैं। अभी भी मेरे पास फोन आया है कि आप लूणकरणसर में प्रोग्राम दो, आप कोलायत में प्रोग्राम दो, और सबका मन एक ही है कि आने वाले समय में हमारा किसानों की पार्टी बने, कांग्रेस का राज स्थापित हो, और ये भाजपा और आरएसएस का जब तक सूपड़ा साफ नहीं होगा, हम आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। इसी के साथ आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय हिंद। बीजेपी सरकार पर सचिन पायलट ने बड़ा हमला बोला है। पायलट ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सरकार को यू टर्न लेना पड़ेगा। नई सरकार को बने 100 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करती थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार कुछ नहीं कर पाई। पहले पार्लियामेंट में लेटरल एंट्री का बिल लेकर आए, उस बिल को विड्रॉल किया। वक्फ बोर्ड बिल लेकर आए, उसको विड्रॉल किया। जम्मू कश्मीर में मतदान के दौरान लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का सिगुफा छोड़ा। राजस्थान में 7 उपचुनाव होना है, वो नहीं करवा पा रहे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे कर सकते हैं? हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह चुनाव में भाजपा पिछड़ रही है और यही बौखलाहट में भाजपा और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को टारगेट कर रही है। बस 100 दिन में ये कुछ कर नहीं पाए, और जो बिल पार्लियामेंट में लेकर आए, एक बिल लेकर आए लैटरल एंट्री का, उसमें आरक्षण की कोई प्रावधान की स्थिति नहीं थी, उस बिल को विड्रॉ किया। वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए, उसको विड्रॉ किया। तो सरकार घोषणा करती है, फिर यू टर्न लेना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी है और कैबिनेट से पास कराया। उस दिन जहां जम्मू कश्मीर के पहले चरण का मतदान हो रहा था, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये शगुफा छोड़ा है। और हर बार की तरह इस निर्णय को भी सरकार को यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि जो संख्या बल चाहिए पार्लियामेंट में, इतना बहुमत उनके पास है नहीं, और किसी से सलाह नहीं, किसी दल से, किसी नेता से। इतना बड़ा देश है, अगर कल मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं तो क्या पूरे राज्यों में दोबारा चुनाव होंगे? और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग परिस्थिति हैं, अलग अलग टाइमलाइंस हैं, अलग अलग समय है, मौसम, कैसे संभव है? और बिना चर्चा के आपने उसको पारित कर दिया, लेकिन ये कारगर होना लगभग असंभव है। और हम सब जो विपक्ष की पार्टी के लोग, इंडिया अलायंस के लोग हैं, इसके विरोध में हैं। तो ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए घोषणा करी गई है। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, 4 राज्यों के चुनाव होने थे, ये सिर्फ 2 ही राज्यों में चुनाव करवा पा रहे हैं। बाकी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव इन्होंने पोस्टपोन किए। जब आप 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, राजस्थान में 7 उपचुनाव होने, आप वो नहीं करा पा रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन की आप कैसे बात कर सकते हैं? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, और यही कारण है कि लगातार वो बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं। बेबुनियाद बातें बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेता जो बोल रहा है, लेकिन जो नेता का नेतृत्व करने वाले हैं, अगर वो खंडन नहीं कर रहे, वो दंडित नहीं कर रहे हैं, वो इस बयान को सही मान रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत सरकार और भाजपा की यही सोच है। इसलिए इसका मुकाबला करेंगे। इसकी मैं निंदा करता हूं। पूरे देश भर में आज आक्रोश लोगों को है। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, राहुल गांधी जी इस देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उस संवैधानिक पद पर बैठे के व्यक्ति के खिलाफ आप जान से मारने की धमकी दें, उनकी ज़बान काटने के लिए 11 लाख का इनाम की घोषणा करें, इस प्रकार के लोगों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब आपकी मानसिकता इसी प्रकार की है। इसलिए जो केंद्र के मंत्री बन गए हैं, वो राहुल गांधी जी को आतंकवादी बता रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि केंद्र के मंत्री होकर इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो पूरे देश में, सिर्फ कांग्रेस में नहीं, पूरे देश में इस बयान का खंडन लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। उस रास्ते पर राहुल जी निकल चुके हैं, जवाबदेही तय करने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का, विपक्ष की एकता को बनाए रखने का। उस रास्ते पर हम आगे चलेंगे। हम कभी ना डरे हैं, ना डरने वाले हैं। रणदीप बिट्टू ने फिर दोहराया कि मैं अपने बयान पर अड़ी हूँ, लेकिन जिस तरह से जो राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, उसकी तुलना पन्नू से की गई है, पन्नू के बयान उसकी तुलना और राहुल जी के बयान की तुलना को उन्होंने बिट्टू जी ने फिर बताया कि वो उस पर माफी। ये कांग्रेस के थे, इनकी पूरी तीनों पीढ़ियाँ कांग्रेस में थी, अब नए नए वहाँ बीजेपी में गए हैं, अपनी दुकान जमाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और ना तो भारत सरकार और ना भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इसका खंडन कर रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ ये होना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा का वो अनुमोदन करते हैं, उनको पसंद है
कि भारत की राजनीति में ऐसा संवाद हो जहाँ गालियाँ दी जाएँ, जान से मारने की धमकी दी जाए। हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और पॉलिटिकली भी बीजेपी को चैलेंज करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका सबसे तगड़ा जवाब आएगा 8 अक्टूबर को, जब मतगणना होगी और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस में और जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकारें बनेंगी। टोंक में ही राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, कल ही FIR दर्ज हुई है, उसको लेकर ये क्या राजनीति हो रही है? जिसको आप गाली दे रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो, उसके खिलाफ आप FIR भी करा रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी सरकार बनी 10 महीने पहले, आप यहाँ विकास के काम कराओ, जनता की बात को सुनो। और जो खींचतान इस सरकार में हो रही है, इतने सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, किसी को मालूम नहीं है कि कौन मंत्री है कौन नहीं है। सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है, बिखराव हो चुका है। इतना नेतृत्व में हीन प्रदेश चल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को बने 10 महीने हुए नहीं हैं और अभी से ही पूरा रायता बिगड़ चुका है। तो मुझे बड़ा दुख है कि जो उम्मीदों से सरकार बनी थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। क्या लग रहा है हरियाणा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर, राजस्थान में भी 7 सीटों पर उपचुनाव है, कांग्रेस अकेली लड़ेगी, गठबंधन के साथ लड़ेगी? देखिए, ये हमारा इंडिया अलायंस बना था लोकसभा चुनावों के लिए। हमारा इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए बना था, लेकिन जिन जिन राज्यों में हम विपक्ष की एकता को एकजुट रख सकते हैं वो हम काम करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप इतनी सक्षम है कि सभी चुनावों पर लड़कर चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन फिर भी जो दिल्ली का इंडिया अलायंस के लोगों का निर्णय होगा वो सबको हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन हम लोग अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं पे हमें इतना भरोसा है कि तमाम चुनौतियों का हम अकेले सामना भी कर सकते हैं। आपने RPSC के पुनर्गठन की मांग हमेशा उठाई है, सरकार के समय भी आज उठा रहे हैं। क्या होना चाहिए जिससे भाई, हम तो ये चाहते हैं कि बेईमानी बंद हो, पेपर लीक का सिलसिला समाप्त हो, रिश्वत देके नौकरियां मिलनी बंद हो। अब उसको आप संज्ञा क्या दो, रिफॉर्म दो, पुनर्गठन दो, बदलाव दो, भंग करो, कुछ भी करो, लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है ना। आपकी इच्छा शक्ति है तो आप वो काम करा रहे हैं। आपको राजीव सेवा केंद्र का नाम बदल के अटल सेवा केंद्र रखना था, आपने रख दिया आपने। इसमें कौन रोक रहा है? नौकरियों की बिक्री हो रही है, लोग जेलों में जा रहे हैं, पैसा लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, घूस ले रहे हैं, और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना सरकार को, ना संगठन को, ना पार्टी को, ना किसी नेता व्यक्ति को। ये जो RPSC है, बाकी भर्तियां हैं, जब नौजवानों का जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, विश्वसनीयता है, वो ख़त्म हो जाएगी सिस्टम के ऊपर से, फिर हम क्या करेंगे? तो समय रहते इसको बदलाव करना पड़ेगा। इसमें संकोच क्या, हमें समझ में नहीं आता। आप संविधान की कभी आड़ में, कभी कानून की आड़ में, कभी आप कहते हो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मुझसे उपाय पूछ रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, हम करके दिखाएंगे फिर आपको कैसे होता है। तो ये जो बहानेबाजी है, ये किसको बचाने का क्या मतलब है? और बार बार कहते हैं बड़ी मछली, बड़ा मगरमच्छ। अरे भाई, आप पहले ये पेपर लीक को रोकिए ना। अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती पर मामला चल रहा है, मुझे पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन लोगों का विश्वास उठ रहा है, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और हम सब लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रथम वर्षगांठ पर कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुक्रवार को वर्धा, महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम से ITI जयपुर से योजना अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थी वर्चुअली जुड़े। उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में उक्त कार्यक्रम जयपुर के जालना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। करेंगे BC के माध्यम से आप लोग जुड़ेंगे, छोटे व्यापारी, उद्योगपतियों को, छोटे कारोबारियों को। आज PM विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ है, 1 साल पूरा हुआ। बहुत खुशी की बात है, बहुत सफलतापूर्वक ये योजना एक एक व्यक्ति तक पहुंची है, लाभ भी उठाया है। जो लोग अपने छोटे छोटे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने स्किल्स पे ही डिपेंड करते हैं, और जैसे कुम्हार हैं, लुहार हैं, और भी जो हस्त शिल्पकला के लोग हैं, जो उसी पे हमारे राजस्थान में तो बहुत हैं जिसमें, तो उनको बहुत इससे मदद भी मिली है। रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन है ये। बहुत इजी लोन्स में ये अपना शुरू कर सकते हैं, ये जो इनकी छोटी इंडस्ट्री है। और इस योजना से सबको प्रोत्साहन भी मिला है, इस इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिला है, इंकरेजमेंट मिला है। और बहुत खुशी की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी बहुत सारे लाभार्थियों से डायरेक्ट संवाद करेंगे, और मैं भी इस कार्यक्रम में आई हूँ, तो बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है मेरे लिए कि आज इस कार्यक्रम में मेरा भी आना हुआ। और इन सभी कलाकारों को, आर्टिस्ट को मैं, क्योंकि
सभी आर्टिस्ट ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये सब अपने हाथों से ही ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो मुझे लगता है हमको सबको भी मिलकर इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। इनका काम है वो आगे बढ़े और ऐसे बहुत सारे और लोग भी इन कामों से जुड़े। मैम, आने वाले जितने भी इवेंट्स राजस्थान में हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो उससे लेकर जो छोटे आर्टिजन्स हैं या जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी कोई कार्य योजना है? नहीं, बिल्कुल। राजस्थान जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट होने वाली है, इसमें बड़े से लेके छोटे, मीडियम से लेके छोटे सभी लोगों को हम लोग इनकरेज करने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, क्योंकि ये एक सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं हो रहा है। ये जब कोई भी यहाँ आके अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, चाहे छोटी इंडस्ट्री लगाए चाहे बड़ी इंडस्ट्री लगाए, और इंडस्ट्री का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टूरिज़्म भी एक इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग भी एक इंडस्ट्री है, सभी चीज़ें इंडस्ट्री से जुड़ी है और फिर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज़गार से जुड़ी है, जॉब से जुड़ी है। तो वो एक बहुत बड़ा वो भी, उसको भी बूस्ट मिलेगा, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और ये छोटी इंडस्ट्रियों को भी इनकरेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक राजस्थान में विशेषकर बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं। मैम, जैसे कि आज हमने देखा यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं। ये भी इनको भी आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो कोई भी अगर बाहर से आके इन्वेस्ट करता है इस इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छी बात होगी और राजस्थान के लिए भी खुशी की बात होगी और राजस्थान डेफिनेटली इसके लिए एक माहौल बनाएगा। सांसद साहब अभी चाहिए मैम, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके केंद्र सरकार और पूरे देश में भाजपा तो स्वागत कर रही है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर ये राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन है। बार बार इलेक्शन होता है, बार बार गवर्नमेंट की मशीनरी का उपयोग भी होता है, आचार संहिता लगती है बार बार। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि हम एक वन नेशन वन इलेक्शन हो। बहुत अच्छा डिसीजन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, कैबिनेट का, और मैं बिल्कुल इसको पूरा सपोर्ट करती हूँ। हाड़ौती के किसानों ने पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर धान के उचित मूल्य की मांग को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाया है। कोटा और बूंदी के किसानों ने सरकार से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की मांग की है। किसानों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि सरकार उचित मूल्य पर ध्यान नहीं देती तब वे आंदोलन करेंगे। राजस्थान के उदयपुर जिले में आदमखोर पैंथर के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। उदयपुर में आदमखोर पैंथर ने एक महिला को उठा लिया। इससे पहले 3 लोगों को अपना निशाना बना चुका है। राजसमंद में कुछ लोगों ने बुलडोजर से आधी रात में एक मकान तोड़ दी। इस मकान को लेकर मकान मालिक ने केस दर्ज किया। कोर्ट के मना करने के बाद भी राजसमंद में बुलडोजर चलाकर मकान तोड़ा गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान एक मोर्टार बम अचानक फट गया, जिसकी वजह से बीएसएफ के 3 जवान घायल हो गए। इस हादसे में वहां हड़कंप मच गया और तुरंत सभी घायलों को पोखरण अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम से सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बुलडोजर कार्यवाही जारी रहने को लेकर सवाल पूछे गए। श्रीगंगानगर के दौरे पर आए मंत्री ने साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में जंगल राज था, लेकिन भाजपा के राज में अपराध पर नियंत्रण हुआ। राजस्थान सरकार द राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2024 के जरिए कोचिंग संस्थानों का नियमन करने की तैयारी में है। बिल का उद्देश्य छात्रों पर दबाव कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और फीस रिफंड पॉलिसी को लागू करना है। कोचिंग संस्थान 16 से कम उम्र के बच्चों का नामांकन नहीं लेते। हनुमानगढ़ में राजस्थान प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य मंत्री ने बैठक में पुलिस अधिकारियों को जिले में बढ़ रहे नशे पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं एवं पुलिस अधिकारियों को नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाकर आमजन को जागरूक करने व नशा बेचने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एमएसपी की मांग को लेकर चल रहे किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए गृह राज्य मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में किसानों से मुलाकात की। गृह राज्य मंत्री ने किसानों को जल्द से जल्द समस्या का समाधान के लिए आश्वासन दिया। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।